नमस्कार दोस्तों, आज हमारी प्राचीन भारत की 94वीं क्लास है। और दोस्तों, हम इस अपने क्लास में आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की व्याख्या करते हुए चलते हैं, ताकि आपको एक लंबे समय तक आपको याद बनी रहे। और आज जो हमारा चैप्टर है वो मौर्य काल पार्ट 8 है। क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है, उसके सभी पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए हमें इसे कई पार्टों में वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अशोक के लघु स्तंभ, जबकि पिछली क्लास में आपने दीर्घ स्तंभों के बारे में बात किया था, और आज किस पर बात कर रहे हैं? लघु स्तंभों के बारे में। और साथ साथ में कुछ अशोक के ऐसे अभिलेख हैं जो कहाँ पर मिले हैं? गुहा यानी गुफाओं में। दोस्तों, ये हमारी क्लास जितनी भी हैं सब NCERT पर आधारित है। इसके साथ साथ कई अन्य ऐसी बुकों का समावेश किया जो लोक सेवा आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। और दोस्तों, अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और GS बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़िए। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको GS का हिस्ट्री का पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप PGT हिस्ट्री से दे रहे हैं, TGT LT ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री पोर्शन है, वो भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना रखी है ताकि आप उसको समझ सकें। इसके साथ साथ अगर आप UGC नेट JRF की तैयारी करते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हिस्ट्री से देना चाहते हैं, तो आपके लिए क्लास भरपूर उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अशोक के लघु स्तंभ लेख और गुहा लेखों के बारे में। तो पीछे आपने देखा कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, और जिसको हम लोगों ने क्या किया? दीर्घ शिलालेखों के बारे में अध्ययन कर लिया, लघु शिलालेखों के बारे में अध्ययन कर लिया, और दीर्घ स्तंभ, देखिएगा यहाँ पर दीर्घ लिखा है लेकिन साथ में स्तंभ भी लिखा है, दीर्घ स्तंभ लेखों के बारे में बात कर लिया था। और आज हम लोग बात करते हैं लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख, और ये भी आपका 5वां पार्ट भी हो गया। तो आज का जो टॉपिक है, यानी आज का जो विषय है, वो लघु स्तंभ लेख और साथ में क्या है? गुहा लेख। गुहा लेख यानी जो गुफाओं से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उस पर जो संबंधित प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अशोक के लघु स्तंभ, अशोक के लघु स्तंभ, अशोक के लघु स्तंभ लेख पूछा जाता है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में क्या है, ठीक है ना? तो अशोक के जो लघु स्तंभ लेख हैं उसमें अशोक की राजकीय घोषणाएं हैं। क्या है? यानी अशोक ने अपने राज्य के लिए क्या क्या घोषणा किया है। नेटवर्क उसमें बताया गया है, ठीक है? इसके साथ साथ ये पूछ लिया जाता है ये स्तंभ कहां से, यानी जो स्तंभों पर लेख लिखे गए हैं, ठीक है ना, ये स्तंभ यानी ये स्टोन पिलर जो है, ये इसमें कौन सा पत्थर का उपयोग किया गया है? तो ये स्टोन जो है कौन से हैं? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। और खासकर ये स्टोन जो है कहाँ पर? मथुरा की पहाड़ी और मिर्जापुर का जो चिनार वाला क्षेत्र है वहां से इन पत्थरों को लाया गया। कौन कौन से हैं? मथुरा की पहाड़ी,
और इसके साथ कौन कौन से हैं? चुनार। चुनार कहाँ पर है? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर के इन अभिलेखों को, यानी इन अभिलेखों को मिर्जापुर की पहाड़ी जो चुनार है वहाँ से खोद कर पत्थर निकाला गया था, और मथुरा से। तो इन पत्थरों का उपयोग जो है अशोक ने क्या किया? स्तंभ लेख को लिखवाने में किया। उन्होंने लघु स्तंभ लेख कहा, ठीक है ना, क्योंकि इनमें लगभग क्या है? समानता है, और इसीलिए इनको क्या कहा गया? लघु स्तंभ लेख। अब प्रश्न ये उठता है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो लघु स्तंभ लेख हैं वो कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। पहला है सांची। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो सांची के रायसेन जिले से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम पढ़ने में आ रही है तो ठीक है ना। चलिए, पहला लघु स्तंभ लेख कहाँ है? ये सांची में है। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पड़ेगा? रायसेन जिला पड़ेगा। ये पूछा गया है प्रश्न कि सांची का अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो वो रायसेन जिले से प्राप्त हुआ है। दूसरा है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है ना। तो कुल मिला के वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ेगा। और 1905 में आर.एल. स्टाइन द्वारा इसको खोजा गया है। कौन सा? सारनाथ अभिलेख को, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करते हैं कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है ना। कौन सा? कौशाम्बी। चूंकि ये पहले कौशाम्बी में था, अब इसे इलाहाबाद में स्थित है। और इस लेख को कैप्टन बर्ट द्वारा क्या किया गया? 1834 में खोजा गया, ठीक है ना। तो ये अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और चौथा है निगलीवा, या इसी को निगली सागर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? निगली सागर। और पूछ लिया जाता है ये निगली सागर कहां पर है, ठीक है ना। तो ये नेपाल के जो रुमिनदेई जिला है वहां पर पड़ता है, ठीक है ना। तो कभी कभार रुमिनदेई अभिलेख भी नाम पूछ लिया जाता है, या निगलीवा या निगली सागर, ठीक है ना। इसे 1895 में फ्यूरर, ठीक है ना, फ्यूरर द्वारा खोजा गया था। तो ये अभिलेख और उनके द्वारा खोजे गए लोगों द्वारा मैच कराने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तरफ अभिलेख, दूसरी तरफ खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया है, ठीक है। प्राचीन भारत में डेट को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग प्रत्येक चैप्टर से एक एक या दो दो डेट महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के इतिहास में डेट को लेकर एकदम निगलेक्ट करके चलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर डेट डिस्प्यूटेड है। अनुमान लगा के तो प्राचीन भारत में डेट वही पूछी जाती है जिनका प्रमाण अभिलेखों से मिलता है, ठीक है। और पांचवा जो स्तंभ है वो रुमिनदेई स्तंभ लेख है, और ये कहां पर है? नेपाल में। तो नेपाल में आपको दो हैं, एक निगलेवा है, दूसरा रुमिनदेई है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों को 1895 में फ्यूरर द्वारा खोजा गया है, ठीक है ना। तो फ्यूरर किस खोज के लिए जाने जाते हैं? रुमिनदेई और निगलीवा या निगली सागर स्तंभ लेखों को खोजने का काम किया है। दोस्तों, अशोक के जो लघु स्तंभ लेख हैं उनमें से तीन कौन कौन से? सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। इन तीनों अभिलेखों को संघ भेद अभिलेख कहा जाता है।
अब संघभेद अभिलेख क्यों कहा जाता है? संघभेद अभिलेख कहे जाने के पीछे कारण यह है कि अशोक ने ये कहा कि अगर संघ यानी बौद्ध जो संघ है उसमें कोई उसको कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुड़ी, उनका जो उत्तरी वस्त्र है यानी जो उन्होंने चोला पहन रखा है धर्म का, उसको उतरवा कर सफ़ेद वस्त्र पहनाकर उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जो उनके रहने योग्य नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से हैं? स्तंभलेख यानी सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, ये तीनों क्या हैं? संघभेद अभिलेख हैं। हो सकता है कौशाम्बी को कहीं कहीं कोशम लिख दिया जाए, तो कोशम कौशाम्बी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा गया है। इन अभिलेखों को अशोक ने अपने महामात्यों यानी अपने अधिकारियों को संघ में भेद यानी संघ को तोड़ने से रोकने के लिए क्या किया? आदेश दिया है और कहा कि जो भी संघ में फूट डालेगा या कोशिश करेगा, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुड़ी, दोनों के लिए कहा है। कहा उसे उत्तरी वस्त्र यानी जो धर्म का चोला पहन रखा है उसको उतरवा कर क्या है? सफेद कपड़े पहनवा कर ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जो उसके रहने के अनुकूल नहीं होगा। ठीक है ना? और संघ से क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित। इसीलिए इस अभिलेख को क्या कहा गया है? संघ भेद अभिलेख। ठीक है, अशोक ने यह अभिलेख पाटलिपुत्र के अधिकारियों को जारी किया था। ठीक है ना? यानी यह अभिलेख मूलतः तो ये अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन कहां पर? पाटलिपुत्र में यह आदेश यानी वहां के अधिकारियों को जारी किया था। और ये आदेश जो है क्या है? मगध से, जैसे यहां पर मगध है तो मगध से दूर दूर कौन से? जैसे कौशाम्बी, कौशाम्बी और सारनाथ, सारनाथ, ठीक है ना, और सांची, यहां पर आदेश दिया और लिखवाया कहां गया? इन तीनों जगह पे, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। तो इन तीनों जगह पे स्तंभ लिख के यानी आदेश दे दिया गया कि कोई भी संघ को तोड़ने का काम न करे। आगे हम लोग बात करते हैं कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख या इसी को हाँ देखिएगा, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख या इसी को क्या कहा जाता है? प्रयाग लघु स्तंभ लेख। क्योंकि पहले कहाँ पर था? कौशाम्बी में, और ये वर्तमान में कहाँ है? प्रयाग में। तो इसे रानी का अभिलेख, ठीक है ना, क्योंकि अशोक की एक लौती रानी जिसका अभिलेखों में उल्लेख मिलता है और उस रानी का नाम है कारवाकी। क्या नाम है? कारवाकी, ठीक है ना। कारवाकी का उल्लेख मिलता है। संभवतः ये कारवाकी कलिंग की राजकुमारी थी, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सत्य लगता नहीं है, लेकिन ये मान के चलिएगा अगर ऑप्शन में है तो आप इसको कलिंग की राजकुमारी भी बता सकते हैं। तो रानी का अभिलेख या इसी को साम्राज्ञी, ठीक है ना, यानी महारानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की रानी कारवाकी के दान पुण्य का इसमें उल्लेख है, क्योंकि वो जो दान देती है उसके बारे में क्या है? जानकारी मिलती है। इसी में अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तो किसका किसका उल्लेख मिलता है? रानी कारवाकी और पुत्र कौन? तीवर का उल्लेख मिलता है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है, खासकर उन प्रश्नों पे आयोग ज़्यादा अपने परीक्षाओं में रखता है जिनकी अभिलेखीय जानकारी मिलती है, और इसीलिए अशोक की रानी कारवाकी और पुत्र तीवर के बारे में पूछा जाता है।
ठीक है ना। अशोक के अभिलेखों में वर्णित एकमात्र पत्नी और पुत्र यही हैं, यानी इससे अधिक किसी भी अभिलेख में परिवार के बारे में जानकारी नहीं मिलते हैं। तो इसे, चूंकि इसमें दान दिए जाने का उल्लेख है, इसे दानात्मक अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानात्मक अभिलेख। ठीक है ना। तो ये कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है, जिसके बारे में ये इतनी सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको पता नहीं होगा तो आपका साथी आपको पता करके आपको पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा। ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख के। कौन सा? रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख। तो रुमिनदेई कहाँ है? ये आप सबको पता है कि नेपाल में है। और किसके द्वारा खुदवाया गया? अशोक का। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ये टाइम ध्यान रखिएगा, 20वें वर्ष वो कहाँ गए थे? लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध यानी शाक्य मुनि का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन याद रखिएगा। तो यहाँ पर धम्म यात्रा के रूप में वो गया था और अशोक ने यहाँ पत्थर की एक विशाल दीवार क्या कर दी? खड़ी की गई। तथा बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान में बलि, बलि का मतलब है उस समय जो टैक्स दिया जाता था, राजस्व दिया जाता था, उसी को बलि कहा जाता था। तो धार्मिक कर्त के रूप से उसको क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। किसको? रुमिनदेई। अब देखिएगा, जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से स्थल से अशोक ने टैक्स में कमी की थी, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक निगलीवा होगा, निगलीवा सागर, और दूसरा ऑप्शन होगा रुमिनदेई, रुमिनदेई। ठीक है ना। तो यहां पर आप कैसे याद रखेंगे ये हम बताना चाहते हैं। देई का मतलब है, याद कर दीजिएगा, देना। और देने का मतलब क्या है? लोग टैक्स देते थे, और जो टैक्स देते थे तो उसी को अशोक ने क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है ना। इसी को उद्बलिक भी कहा जाता है, अर्थात कर भू राजस्व को, ठीक है ना, धार्मिक कर से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया, खत्म कर दिया कि अब आपको ये टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन जो भू राजस्व था, यानी जो खेतों से, कृषि एग्रीकल्चर से लिया जाता था, उसको कम करके क्या कर दिया? 1/8 कर दिया। ठीक है ना। कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। अब देखिएगा, अगर जब इसी प्रश्न पर आयोग को छात्रों से प्रश्न गलत करवाना है तो वो ऐसे पूछेगा कि रुमिनदेई से अशोक कितने प्रतिशत टैक्स लेता था, और आपको जानकारी किसमें मिलेगी? 1/8, 1/6 के रूप में। और पूछ क्या लिया गया? प्रतिशत के रूप में पूछ लिया गया, यानी कितने प्रतिशत टैक्स लेता था। तो इसको आप क्या करेंगे? 100 को 6 से भाग दे देंगे, तो लगभग कितना आएगा? देखिएगा, 6। तो यहां पर पहले लगभग, यानी रुमिनदेई में अशोक कितना टैक्स लेता था? लगभग 16.66% टैक्स लेता था। कितना लेता था? 16.66। अब यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस बात को समझिएगा कि घटाकर अब कितना देना पड़ रहा है, तो कितने प्रतिशत में? तो 100 को 8 से भाग दीजिएगा। ठीक है ना। यानी 16 दशमलव कितना दे रहा था? 16.66% दे रहा था। ठीक है ना। अब घटाकर कितना कर दिया है, इसको देखते हैं। तो 8 डिवाइड कर देते हैं, 2, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 4, 8 पर 40, यानी यहां पर टैक्स कितना कर दिया? 12.5 कर दिया।
यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, समझिए इस बात को। अगर ये पूछा कि कितने प्रतिशत घटा दिया, तो हम ये बता रहे हैं कि 99% स्टूडेंट वो ये भूल ही जाएंगे कि इसमें कुछ हमें करना है। ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि 16.66 में 12.50 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने प्रतिशत यानी 4.16% उसने क्या किया, यहां से टैक्स को कम कर दिया। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और आयोग को अगर स्टूडेंट को घुमाना है तो ऐसा घुमाता है कि स्टूडेंट निकालना थोड़ा सा समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी समझदार हैं तो इनको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। खैर, अशोक के सिर्फ इसी अभिलेख में राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यानी टैक्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो आमतौर पर यह माना जाता है अशोक के समय जो टैक्स था लगभग कितना था, 16.166। अब आप इसको यह भी कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग 16% टैक्स लिया गया या 1/6 भाग टैक्स लिया गया। ठीक है ना। और मौर्य शासकों ने भी लगभग वही रखा। लेकिन रुमिन देई शब्द याद रखिएगा, देई में उसने क्या किया, इस टैक्स को इतने से घटाकर कितना कर दिया, इतना कर दिया। और अगर कितना घटाया तो इतना, यानी 4.16 घटा दिया। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चूंकि इसमें राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है तो इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। ठीक है ना। बुद्ध के जन्म के संबंध में, ठीक है ना, यही एकमात्र अभिलेख है जिस लेख में बुद्ध को क्या कहा गया, शाक्य मुनि कह के संबोधित किया गया। पूछ लिया जाता है कि बुद्ध शाक्य किसकी उपाधि है, तो यह है अशोक की। किसकी है, अशोक की है। लेकिन अगर शाक्य मुनि पूछे, शाक्य मुनि, तो शाक्य मुनि ये किसकी उपाधि है, ये बुद्ध की है। स्तंभ के वृषभ होने का इसमें तर्क दिया गया। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख यही है। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो है रुमिन देई अभिलेख। इसी लेख में बुद्ध को भगवान कहकर संबोधित किया गया है। किसी भी अभिलेख में बुद्ध को भगवान नहीं कहा गया है, लेकिन रुमिन देई अभिलेख में क्या कह के, चूंकि यहां पर जन्म हुआ था, लुम्बिनी में था, और इसीलिए इसमें भगवान कहकर संबोधित किया गया। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं निगली सागर या निगलीवा सागर लघु स्तंभ लेख। ठीक है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बुद्ध ने कनक मुनि के स्तूप के आकार को बढ़ाकर क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। ठीक है ना। निगल लिया छोटे वाले को, और स्तूप जो था, ठीक है ना, उसका आकार क्या है, लगभग दोगुना कर दिया। कौन, अशोक ने। कहां पर, निगलीवा में। ठीक है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ये 20 लिखा हुआ है, अशोक यहां स्वयं आकर इस पूजा की और स्तंभ स्थापित करवाया। इस लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्मों क्या क्या किया, स्वीकार कर लिया। देखिए, अशोक के पूर्व जन्मों बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथा है वो कहां पर मिलती है,
तो वो कथा मिलती है कहाँ पर? जातक कथाओं में। ठीक है। निगली सागर या रुमिनदई अभिलेख को स्मृति लेख कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि अशोक के किन अभिलेखों को स्मृति लेख कहा जाता है, तो वो कौन से अभिलेख हैं? स्मृति लेख है। ये शिलालेख लगभग 249 ईसा पूर्व में क्या कहें लिखे गए थे। ठीक है ना। तो ये स्मृति लेख पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अशोक का कोई भी अभिलेख असम से नहीं मिला है। असम का जो प्राचीन नाम मिलता है वो कौन मिलता है? कामरूप। कामरूप। ठीक है ना। कामरूप, यहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है। ठीक है ना। वर्तमान में कामरूप असम का एक जिला है। क्या है? जिला है। और यहीं पर कामाख्या देवी का मंदिर है, और इसीलिए इसका जो प्राचीन नाम पूछा जाता है वो क्या है? कामरूप। एक प्राचीन नाम और मिलता है और वो है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर। तो प्राग ज्योतिषपुर कहां पर है? असम का ही प्राचीन नाम बताया गया है। ठीक है ना। तो असम से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। उसके पीछे कारण यह है कि अशोक के साम्राज्य का यह हिस्सा नहीं था, और इसीलिए यहां से कोई अभिलेख नहीं मिलता। इस तरीके से अशोक के जितने भी लघु स्तंभ लेख थे वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं अशोक के गुहा लेखों के बारे में। यानी अशोक अपने कुछ अभिलेखों को गुफाओं में भी लिखवाया था। ठीक है ना। जब स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे तो बराबर की गुहा लेख में क्या है, किसको समर्पित है, तब हम फिर वहां पर इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम अशोक के अभिलेखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभिलेख से संबंधित प्रश्न जो आते हैं उनको आपको समझना है। ये बिहार के गया जिले में स्थित है, संभवतः उड़ीसा में कहीं पड़ेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल गया संभवतः झारखंड में पड़ेगा। ठीक है ना। बराबर नामक पहाड़ी में अशोक ने क्या किया? आजीवक संप्रदाय के साधुओं को, ठीक है ना, साधुओं को क्या किया? दान में दिया था। अब देखिए, अशोक मूल रूप से क्या था? बौद्धिस्ट था। अशोक क्या था? मूल रूप से बौद्धिस्ट था। लेकिन इसके साथ साथ उसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाएं दान में दी। इसका मतलब वो कट्टर बौद्ध नहीं था। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है कि, और उसने 4 गुफाओं का क्या किया? निर्माण करवाया। और इसमें 3 गुफाओं में क्या है? अभिलेख मिलते हैं। तो गुफाओं कितनी हैं? 4। बराबर में 4 गुफाएं हैं और 3 में अशोक के क्या है? अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख में पहाड़ी का नाम खालविक या खालतिक, ठीक है ना, दोनों नाम मिलते हैं। खालतिक पर्वत बताया गया है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि बराबर गुहा लेख किस पर्वत पर है, तो वो है खालतिक। ठीक है ना। और ऐसे नाम क्या मिलता है? खालविक पर्वत मिलता है। अगला गुहा लेख है पान गुरारिया या पान गुराडिया गुहा लेख। ठीक है ना। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। और अशोक को इसी में क्या कहा गया? महाराजकुमार। देखिए, पान खा के क्या बन गए? पान खा के महाराज बन गए। तो पूछ लिया जाता है कि अशोक को किस गुहा लेख में महाराजकुमार कहा गया है? तो पान गुराड़िया अभिलेख में उसे महाराज कुमार कहा गया। अशोक का सीहोर गुहा लेख मध्य प्रदेश की भिक्षुओं से भी मिलने गया था तथा मनीम देश के उपनिया विहार की यात्रा की थी। देखिए, इन दोनों शब्दों का जो भी उल्लेख है ज़्यादा इतिहास में नहीं मिल पाता है, तो ये थोड़ी से हमने जैसा है वैसा यहाँ पर बता दिया है।
आगे हम लोग बात करते हैं अशोक के द्विभाषिक अभिलेख। द्विभाषिक का मतलब है दो भाषाओं में इनका उल्लेख रहता है, ठीक है ना। यह अभिलेख सर-ए-कूना, ठीक है ना, तो जैसा नाम ही है सर-ए-कूना, तो ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी अफगानिस्तान के कांधार नामक स्थल से प्राप्त होता है। तो पूछा जाता है सर-ए-कूना कहाँ पर मिलता है? कूना, ठीक है ना, कंधे पर कूना, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये अभिलेख यूनानी तथा आरामाइक लिपि अर्थात सीरियाई लिपि में क्या है? मिलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है अशोक के अभिलेख किन लिपियों में पूछे जाते हैं, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में पाए गए हैं, तो पहला है ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना, दूसरा है खरोष्ठी लिपि और तीसरा है आरामाइक लिपि और चौथा है यूनानी लिपि में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो इन चारों लिपियों में पाए गए हैं, लेकिन यूपीएससी प्रश्न पूछा कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं पाए गए हैं, और ऑप्शन यही चारों थे। तो सबसे ज्यादा किस में पाए गए हैं? ब्राह्मी लिपि में, फिर जो पश्चिम वाले हैं वो खरोष्ठी और आरामाइक में मिलते हैं, लेकिन यूनानी लिपि के अभिलेखों की संख्या बहुत कम है, और कम होने की वजह से इसी को उत्तर मान लिया गया है कि ये अभिलेख नहीं, ठीक है। तो आरामाइक और यूनानी अभिलेख में मिलते हैं। आरामाइक को हम सीरियाई लिपि भी बोलते हैं, ठीक है ना। और खास बात यह है कि इसमें अशोक के गुणों का वर्णन है। इसका वर्णन है, अशोक के गुणों का वर्णन है। दोस्तों ये समझिएगा कि अशोक के जो पश्चिम वाले अभिलेख हैं, ठीक है ना, अशोक के जो पश्चिम वाले हैं, पाक है, अफगान है, ठीक है ना, तो इन क्षेत्रों में यूनानियों का प्रभाव बना था। तो यहां के लिपि, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या मिलेगी? आरामाइक मिलेगी, खरोष्ठी मिलेगी, यूनानी मिलेगी। लेकिन एक दो ऐसे अभिलेख हैं जो यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, और इसीलिए उन अभिलेखों को पूछा जाता है, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट कहे अच्छा ये तो पश्चिम का है, निश्चित रूप में आरामाइक, यूनानी या ग्रीक में मिला होगा। लेकिन एक दो हैं जो पश्चिम में किससे लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। लेकिन एक मजे की बात यह है कि अशोक के गुणों का वर्णन है, ठीक है ना, यानी ये एक तरीके की प्रशस्ति है, प्रशंसा की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि अशोक ने पश्चिम के अभिलेखों को, अपने गुणों को क्यों लिखवाया? तो चूंकि मगध यहां पर था और इतनी दूर क्षेत्रों को नियंत्रित करना आसान नहीं था, तो लोगों को यह बताना था कि आपका जो राजा है वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर निरंकुशता नहीं है, उसके अंदर निरंकुशता नहीं है, और जाहिर सी बात है वो आपका ध्यान रखता है। और इसीलिए पश्चिम के जितने भी अभिलेख आपको मिलेंगे अशोक के, उनमें से ज्यादा क्या है? अशोक ने अपने गुणों का वर्णन करवाया है, ताकि मगध पर शासन करने वाला व्यक्ति पश्चिम से, यानी लगभग 1500-1600 किलोमीटर दूर को कैसे नियंत्रित कर सकता है। तो अशोक ने इसको नियंत्रित करने के लिए हर तरीके से प्रयास किया, और वहाँ के अभिलेखों को क्या किया? वहाँ के अभिलेखों में अशोक ने अपने गुणों का अभिलेख
उल्लेख करवाया ताकि ये पता चले कि नहीं, अशोक राजा जो है बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये इस बात को इंगित करता है। ठीक है ना। अगला है लंपक अभिलेख। ये भी अफगानिस्तान की काबुल नदी के बाएं तट पर है, जलालाबाद के ऊपर स्थित है और लमगान नामक लमगान से मिला है। इसमें भी आरामाइक में क्या है, लिपि है। कौन सी लिपि है, आरामाइक लिपि में। और मजे की बात यह है कि इसमें भी अशोक की क्या की गई है, प्रशंसा। यानी पश्चिम के अभिलेखों के माध्यम से अशोक पश्चिम के लोगों को ये बताना चाहता है कि आपका राजा बहुत अच्छा है। ठीक है ना। एक तरीके से अफगानिस्तान वाला जो दुनिया में किसी के अंडर में नहीं था, अशोक ने उसको क्या किया, कंट्रोल किया। जिस पर कोई आज तक कब्जा नहीं कर सका, उस अभिलेख, उस क्षेत्र को अशोक ने बड़ी सहजता से डील किया और अपने अधीनस्थ बनाए रखा। मजे की बात तो यह है कि तक्षशिला को छोड़कर अन्य किसी भी पश्चिमी क्षेत्र में विद्रोह नहीं हुआ। पश्चिम में जो विद्रोह हुआ था वो अधिकारियों के कारण हुआ था। ठीक है ना, यानी जनता का विद्रोह नहीं था। और वर्तमान में जो लंपक अभिलेख है वो काबुल संग्रहालय में क्या है, रखा गया है। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, अशोक के पूर्व दो अभिलेख मिलते हैं। एक है महास्थान अभिलेख। ठीक है ना। महास्थान ये बंगाल के बोगरा जिले में है, जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कशन कर दिया है जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया था। और सोगौरा अभिलेख ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है ना, ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में। ठीक है, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, गोरखपुर जिले में है। और खास बात यह है कि इन दोनों में राहत सामग्री यानी अकाल के समय राहत सामग्री वितरण का उल्लेख मिलता है। तो अगर इन दोनों अभिलेखों को समझना है तो आप चंद्रगुप्त यानी पहले दूसरे अभिलेख दूसरी वीडियो में यानी मौर्य काल के दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, यानी पार्ट 2 में। फिर अनुसंधान के द्वारा लगातार जानकारियाँ तलाशी जा रही हैं, इसलिए अशोक के कुछ ऐसे अभिलेख और खोजे गए हैं। तो एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा है, अशोक के 9 अन्वेषित अभिलेख, यानी जो नए अभिलेखों की खोज हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं 9 अन्वेषित? पहला है बाहापुर, बाहापुर श्रीनिवासपुरी, ये नई दिल्ली में पड़ेगा। ठीक है ना। 1966 में लघु शिलालेखों की खोज की गई और यह लेख अशोक के लघु शिलालेखों का एक तरीके से संक्षिप्त रूप है। ठीक है ना। और अशोक का ये जो अभिलेख है वो नई दिल्ली अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि नई दिल्ली का अभिलेख किसका है? पहला तो प्रश्न यही बनता है, क्योंकि अभी ये चर्चित में नहीं रहा, तो ये अशोक का है। और कहाँ पुर है? बाहापुर में ये पड़ेगा। ठीक है। दिल्ली टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख के दिल्ली के बाहर के स्थानों पर ये दिल्ली लाए गए थे। यह नवीन, देखिएगा 2 अभिलेख कौन कौन से? टोपरा, टोपरा कहाँ है? ये हरियाणा के यमुनानगर जिला में है। वहाँ का अभिलेख दिल्ली पहुँचाया गया तो दिल्ली टोपरा कहा गया। मेरठ स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, फिर दिल्ली में, मेरठ दिल्ली में लाया गया, दिल्ली में वर्तमान में है। लेकिन दिल्ली के लोगों को के लिए अशोक ने इस अभिलेख को लिखवाया था और एक तरीके से ये इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए अशोक ने लिखवाया था। यानी अशोक के जो अभिलेख हैं जगह जगह पे क्या है, मिले हैं। और इससे उसने क्या किया, संपूर्ण साम्राज्य में अपना एक आधिपत्य स्थापित करने के लिए, ठीक है ना, अधिकारियों की मनमानी ना चलने दिया जाए, इसलिए उसने बहुत सारे अभिलेखों को खुदवा दिया।
ये है अशोक के अभिलेख, ठीक है ना। तो अशोक के जो उत्तरी पथ का जो मार्ग था, उसी के मार्ग पर, यानी जो उत्तर से दक्षिणी की तरफ मार्ग आता है, उसी मार्ग पर इसने इस बाहापुर अभिलेख को खुदवाया था या लगवाया था, ठीक है ना। अगला है पुल ए दुरून या पुल ए दरूना। ये लमगान के निकट है, और लमगान कहाँ है? अफगानिस्तान में। और पश्चिम की आम लिपि क्या थी? आरामाइक लिपि थी। क्या थी? आरामाइक लिपि थी। और पश्चिम में आरामाइक, खरोष्टी और यूनानी लिपि थी, ठीक है ना। इसमें गांधार प्रकृत के भी कुछ शब्द मिलते हैं। इसमें पुले दुरुनु, ठीक है ना, या पुले दारुना। अगला है बुनैर लेख, और इसको तख्त बही अभिलेख भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पेशावर जिले में। और पेशावर की जो लिपि है वो कौन सी है? वो ब्राह्मी लिपि है। अब सोचिएगा, ज़्यादातर अभिलेख पश्चिम के किसमें लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं आरामाइक लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में। लेकिन पेशावर वाला जो अभिलेख बुनैर लेख है वो किसमें मिलता है? ब्राह्मी लिपि में। तो ये क्या है? अपवाद है। और यही अपवाद क्या है? प्रश्न के रूप में तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि का ये एकमात्र अभिलेख है। अगला है अमरावती। अमरावती कहाँ है? गुंटूर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है। अशोक का एक विच्छिन्न अभिलेख, मतलब जर्जर अवस्था में आप कह सकते हैं, यहां से प्राप्त हुआ है। आरामी अभिलेख ये कहाँ है? लमगान, अफगानिस्तान में है। ये दो शिलालेखों में दूरी बताने के लिए धनुष शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का? धनुष शब्द का। और धनुष शब्द एक तरीके से क्या बताता है कि दो स्थानों की दूरी को किस नाम से जाता है? धनुष के नाम, ठीक है ना। तो दूरी बताने के लिए धनुष शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ के राज्य अधिकारियों का समीकरण व्यवहारिक पूछ लिया जाता है। व्यवहारिक किसको कहा जाता है? तो व्यवहारिक जो है न्यायाधीश को कहा जाता था। और राष्ट्रीय किसको कहा जाता था? गवर्नर को कहा जाता था, ठीक है। तो मौर्य काल में जो जनसाधारण की भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। लेकिन अशोक की राज्य भाषा क्या थी? प्रकृत थी। क्या थी? प्रकृत थी। और उसके अधिकांश अभिलेखों में प्रकृत, या आप कह सकते हैं अर्धमागधी भाषा का उल्लेख किया गया। लिपि कौन सी थी? लिपि ब्राह्मी लिपि थी। भाषा कौन सी थी? प्रकृत थी। और अशोक के अभिलेखों में एक नाम किसका मिलता है? कापड़ का। किसका मिलता है? कापड़ का। या इसी को का को सी भी पढ़ते हैं तो यहां पर नाम चापड़ भी मिल जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि अशोक के लेखक का नाम क्या था, जो उसने शिलालेखों को लिखा था? तो उसका नाम आता है कापड़ या चापड़। क्योंकि इंग्लिश में आप हिंदी में कापड़ कहेंगे और इंग्लिश में चापड़ कहेंगे, ठीक है ना। तो कापड़ चापड़ आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला है सरेकुना, जो कि अभी हमने आप लोगों से बात किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि ये कैसा है? द्विभाषिक अभिलेख है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं कि शिकारी और मछुआरों पर भी पढ़ा व्यक्तिगत धर्म के अभिलेखों में, और इसमें धर्म में स्पष्ट भेद समझना चाहिए। तो इस तरीके से अशोक के जो अभिलेख हैं ये हो गया है। बस लास्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक मिनट, अशोक के जो अभिलेख हैं वो
आरामाइक लिपि में लिखे हैं, खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, यूनानी लिपि में मिले हैं। क्या है? बंद। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किसमें? ब्राह्मी लिपि में मिले हुए हैं, आरामाइक लिपि में मिले हैं, खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, अभी पीछे हमने डिस्कशन भी किया था इस पर, और यूनानी लिपि में मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में है और सबसे कम किसमें है? यूनानी लिपि में। तो जब भी अगर चारों ऑप्शन में हो कि और पूछ लिया जाए कि किसमें नहीं मिले हैं, तो आप यूनानी लिपि ही लगाएंगे, क्योंकि इससे एक या दो अभिलेख हैं। अशोक ने अपने इन अभिलेखों को कहाँ कहाँ पर लगवाया? तो अशोक ने एक तरीके से इसमें अपने अशोक के हृदय की जानकारी मिलती है, यानी उसकी इच्छाओं की जानकारी मिलती है, और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसने अपने इन अभिलेखों के बारे में कहाँ का लिखवाया? जैसे मुख्य मार्गों पर, यानी लोग आते जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, और उन अभिलेखों को पढ़ेंगे तो अशोक के बारे में, उसके बारे में जानकारी होगी। जैसे अफगानिस्तान का जो आम व्यक्ति होगा वो 1500 किलोमीटर में मगध का राजा के बारे में वो क्या जानेगा? तो मुख्य मार्गों में, ताकि लोग अधिक से अधिक इनके बारे में पढ़ सके, उसमें अशोक ने क्या किया? मुख्य मार्गों में, गलियों में, बाजारों में, तीर्थस्थलों में, उन सभी जगहों पे लगवाया, ताकि राजा के बारे में संपूर्ण जनता को बता सके, और कोई भी जनता राजा के खिलाफ विद्रोह न करे। यह भी उसका एक मोटो था, ठीक है ना? तो ताकि वो अपना संदेश क्या है? आसानी से पहुंचा सके, ठीक है ना? दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को हमने समाप्त कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन शासन प्रशासन के बारे में, भू राजस्व के बारे में, और सारी जानकारियां हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।